Hi guys, hope you all are doing well. So this is the second part video of the chapter excess demand and deficit demand. In the first part I have explained about what is the meaning of excess demand and deficit demand, and that's a very important video. So I'll just suggest you all to go watch that first, and once you'll get the video and its explanation properly, this video will become very easy for you to understand. So since I've told you that I have explained about the excess demand and deficit demand, now we'll be studying about the measures to control excess demand and deficit demand. यानी कि अगर excess demand किसी इकोनॉमी में हो गई या deficient demand किसी इकोनॉमी में हो गई, तो किस तरह से या फिर किन पॉलिसीज़ को यूज़ करके जो है हम लोग और यानी कि गवर्नमेंट और बैंक मिलके जो है डिमांड को फिर से ब्रेक इवन पॉइंट पे लाता है. ब्रेक इवन पॉइंट is something on which your aggregate demand meets the actual aggregate demand meets the aggregate supply, right? तो उस पॉइंट पे लाने के लिए क्या पॉलिसीज़ या फिर क्या ऐसे टूल्स का हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम वो स्टडी करेंगे. तो बेसिकली पहला टूल जो है वो है चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. यानी कि हम लोग गवर्नमेंट की जो नॉट हम लोग बट जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी एक्सपेंडिचर को कम ज़्यादा कर सकती है इन ऑर्डर टू मेजर द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और अकॉर्डिंगली फिर उसमें जो है डिमांड पर उसका अफेक्ट पड़ता है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज चेंज इन टैक्सेस. ठीक है. तो टैक्स से रिलेटेड या फिर आपके सब्सिडीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन पॉलिसीज़ को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू पॉलिसीज़ या फिर फिस्कल पॉलिसीज़, राइट. तो अगर कोई टैक्सेस में चेंज करते हैं जिससे कि इनकम ज़्यादा ब्लॉक हो या कम ब्लॉक हो जिससे डिमांड पे अफेक्ट पड़े, तो वो भी एक मेजर है जिसकी मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं डिमांड. उसके बाद है चेंज इन मनी सप्लाई. सो मनी सप्लाई एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसको दो और पार्ट्स में डिवाइड करा है. वन क्वान्टिटेटिव लाइक क्वान्टिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स. तो इन दोनों को हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाती है उन पॉलिसीज़ को कहा जाता है लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग पॉलिसीज़. मतलब जो स्पेंडिंग से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट उसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस. और क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर पॉलिसी रादर देन एक्सप्लेन चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो आपको उस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सेकेंड इज जब भी टैक्स में चेंजेस आते हैं तो उस पॉलिसी को रेवेन्यू पॉलिसी कहा जाता है. ठीक है. एंड द थर्ड वन व्हेन देयर इज एनी चेंज विच इज रिगार्डिंग टू द मनी सप्लाई, तो दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक थ्री टर्म्स: एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको जो है यूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो डिमांड को कंट्रोल करती है. और वैसे भी जो है आपको हर ईयर में इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होते हैं. ठीक है. सो दीज बोथ कैटेगरीज आर नोन एज द फिस्कल पॉलिसीज़. ठीक है. इनको कंबाइंड वे में कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी. सो द पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंड लाइक द कंबाइंड पॉलिसी विच आर द एक्सपेंडिचर वन एंड द रेवेन्यू वन. ठीक है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस वाली पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है. सो इफ़ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी एंड डिफाइन इट्स टू टाइप्स, तो आपको फिस्कल पॉलिसी और उसके दो टाइप्स जो हैं इन दोनों को एक्सप्लेन करना होगा. और ये फिस्कल पॉलिसी जो है वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस एंड उनके हिसाब से इसमें चेंजेस ला सकता है. सो दीज आर लाइक बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज आर अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. नाउ द थर्ड वन इज चेंज इन मनी सप्लाई. तो बेसिकली जब भी कोई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आता है सो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेंट्रल बैंक. ठीक है. यहाँ पर आपका सेंट्रल बैंक वाला पॉइंट आ जाता है कि कभी भी मनी सप्लाई में चेंज करना होता है डायरेक्टली तो वो सेंट्रल बैंक करता है. ठीक है. एंड इंडिया सेंट्रल बैंक इज़ RBI, रिमेंबर. ठीक है. तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जो है ऑल्टर करता है, रिन्यू करता है या फिर कभी कभी चेंज भी कर देता है. और इसमें दो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अलग अलग मेजर्स हैं जो कि हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं. सो हियर आई हैव क्रिएटेड अ टेबल जिसमें मैंने इंक्रीज डिक्रीज और जो भी उसका अफेक्ट है वो बताया है, लाइक थिंग्स एंड इट्स अफेक्ट ऑन एक्सेस डिमांड एज वेल एज ऑन द डेफिसिट डिमांड. ठीक है. तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको फर्स्ट पार्ट देख लेना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इसको समझने में. तो जो पहला है फिस्कल पॉलिसी में पहला आता है आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ठीक है. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एक्सेस डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले हम ये देखते हैं. तो बेसिकली जब एक्सेस डिमांड का सिनेरियो है यानी कि ऑलरेडी इकोनॉमी में खूब सारा पैसा है एंड पीपल आर डिमांडिंग मच मोर देन
व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, ठीक है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि किसी तरह से मनी सप्लाई को रोकना होगा इकोनॉमी में। और वो कैसे रोक सकती है? अपनी खुद की स्पेंडिंग को कम करके, बिकॉज जितनी ज़्यादा वो स्पेंडिंग करेगी उतना ज़्यादा पैसा जो है इकोनॉमी में जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जनरेट होगा मनी सप्लाई बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली दिस मनी विल गो टू पीपल एंड दे विल स्पेंड इट। तो इसीलिए जब भी एक्सेस डिमांड का सिनेरियो होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। आई होप यू हैव गॉट इट। सेकंड इज जब डेफिशिएंट डिमांड होगा। सो डेफिशिएंट डिमांड कौन सा सिनेरियो है? जहाँ पर हमारी डिमांड बहुत कम है एज पर द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास शायद पैसा नहीं है। तो इस मतलब इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करेगी कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी ताकि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा जाए, मनी सप्लाई बढ़े, और जब ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी लोगों के पास पैसा होगा, एंड व्हेन दे हैव गॉट पावर टू स्पेंड like in the form of money, दे विल इंक्रीज देयर डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग डेफिसिएंट डिमांड की बात होगी तो इंक्रीज हो जाएगी स्पेंडिंग्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज विच इज़ अगेन अंडर द फिजिकल पॉलिसी, दैट इज टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्सेस में क्या चेंज आएगा अगर एक्सेस डिमांड है और डेफिसिएंट डिमांड है? तो जब भी एक्सेस डिमांड होगी ना तो टैक्सेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब भी इसका मतलब देखो, टैक्सेस एक ऐसा पैरामीटर है या फिर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से एक इनकम का हिस्सा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। लाइक दैट इनकम, यू कैन नॉट टेक आउट दैट इनकम एंड दैट्स अ कंपल्शन पेमेंट, सो यू आर सपोज टू पे इट फॉर लाइक एवरी टाइम यू आर सपोज टू पे इट, ठीक है। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगा, लोगों के पास पैसा ऑलरेडी है, तो उस हम मतलब गवर्नमेंट को उस टाइम पे इनकम जो है कम करनी है इकोनॉमी में, या फिर मनी सप्लाई में टोटल जो इनकम है उसको कम करना है, यानी कि मनी का जो फ्लो हो रहा है उसको कम करना है। तो क्या करेगी? अपनी टैक्सेस की वैल्यू इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो लोग जो है पैसा ले आई मीन कुछ भी लेने से पहले या फिर अपनी इनकम को ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर खूब ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनकम थोड़े हिस्से के लिए ब्लॉक हो गई है। तो वो जो टैक्स है उसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड। और वाइजा वर्सा केस है, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है तो हम चाहते हैं लोग ज़्यादा खर्चा करें ताकि जितना सप्लाई हुआ है कम से कम वो बिके, और उसके लिए जो टैक्सेस की वैल्यू है मे बी इधर ऑन इनकम और ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, इट विल बी रिड्यूस्ड अ बिट सो दैट पीपल कैन स्पेंड देयर मनी फ्रीली। थर्ड पॉइंट जो आता है ये मॉनेटरी पॉलिसी का है। तो जैसे मैंने बोला कि हमको मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको मतलब दो टाइप इसके और हैं। एक है क्वांटिटेटिव टर्म और एक है क्वालिटेटिव। ए वन इज क्वांटिटेटिव, अनदर इज क्वालिटेटिव। ओके, तो देखो क्वांटिटेटिव टूल जो है इसकी मदद से एक पूरा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सर्कुलेशन पे अफेक्ट पड़ता है, मतलब कि जो क्रेडिट वैल्यूज़ है यानी कि लोन जो है उस पर फ़र्क पड़ता है थ्रू दी क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग टूल्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर एक ऐसे टूल्स होते हैं जिससे सिर्फ क्रेडिट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। when anything which is associated with the word circulation, मतलब कि वो किसी एक इंसान या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन को फोकस नहीं कर रही है, बट इट इज़ फोकसिंग ऑन द होल चेन, ठीक है। वो पूरे चेन मतलब जो उसमें जो जो लोग जो जो पार्टीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ इट। सो दैट इज द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड, एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन और अ सिंगल इंस्टीट्यूशन इज अफेक्टेड। तो यहाँ पर क्रेडिट जो है डायरेक्टली अफेक्ट होता है और क्रेडिट्स को यानी कि लोन को डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। अभी कैसे होता है ये हम जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे तब समझाऊंगी मैं। सो फर्स्ट आता है क्वांटिटेटिव। तो इसमें पहला है बैंक रेट, ठीक है। इसका पहला कंपोनेंट है बैंक रेट। तो बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिसपे जो सेंट्रल बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है। सो द लोन गिवन बाय योर आरबीआई और द सेंट्रल बैंक टू डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स, आई एम राइटिंग इट एज CMs, ठीक है। तो अलग अलग कमर्शियल बैंक्स को जब आरबीआई लोन देती है तो जिस रेट पे लोन दिया जाता है उसको कहा जाता है बैंक रेट, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर एक्सेस डिमांड का सिनेरियो है तो इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या करेगी? आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगी। इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक है दे विल फाइंड डिफ़िकल्टी टू टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो यार सेंट्रल बैंक जो है ये सोल अथॉरिटी कह सकते हैं अपन इसको, या फिर एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जहाँ से सारे कमर्शियल बैंक यूजुअल बेसिस पे लोन लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोन ले रहे हो सेंट्रल बैंक से तो
आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। तो जब भी ऐसा सिनेरियो आता है तो उस इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट कहा जाता है, राइट। तो उस बैंक रेट की जब वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि यू हैव टू पे मच मोर इंटरेस्ट देन बिफोर ऑन टेकिंग लोन्स, तो उस टाइम पे यू गेट डिस्करेज टू टेक लोन, ठीक है। आपको डिस्करेजमेंट हो जाएगा कि इतना इंटरेस्ट रेट भरेगा कौन, तो आप लोन ही कम लेते हो। कमर्शियल बैंक विल टेक लेसर लोन, विच मीन्स दैट इन इकोनॉमी द बैंक्स टू विच every individual go will not be able to lend the loans to the जनरल पब्लिक। वो जनरल पब्लिक को लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास ही पैसा नहीं है। और जब अल्टीमेटली जनरल लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डेफिनेटली उनकी डिमांड्स कम हो जाएगी, ठीक है। वाइज वर्सा सिनेरियो चलता है व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंट डिमांड। तो क्या होता है कि बैंक रेट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी मदद से कमर्शियल बैंक खूब सारा लोन लेती है। एंड व्हेन कमर्शियल बैंक इज टेकिंग सो मच ऑफ लोन इन इकोनॉमी, पीपल फील फ्री टू टेक लोन। और ऑफकोर्स जब भी कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो सिमिलरली वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे भी कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, राइट। तो क्या होगा कि ऐसे टाइम पे आपका बैंक रेट डिक्रीज कर दिया जाएगा, ताकि जो भी डेफिशिएंसी आ रही है डिमांड की वो खत्म हो जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए एंड पीपल वुड डिमांड मोर, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो जो एक्टिविटी होती है जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है और सेल करता है, उस प्रोसीजर या फिर उस एक्टिविटी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, सिक्योरिटीज़ जो होते हैं ये असेट्स होते हैं जो कि आरबीआई के पास होते हैं। इनफैक्ट अलग अलग कमर्शियल बैंक अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास भी होते हैं। तो जब भी आप वो सिक्योरिटी सेल करते हो ना, तो इवन इफ़ यू परचेज, तो उससे क्या होता है, मनी का फ्लो बढ़ता है या कम भी होता है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सेस डिमांड के सिनेरियो में क्या होगा कि ऑलरेडी इकोनॉमी में खूब सारा पैसा है, राइट। तो जो आरबीआई है वो क्या करेगी कि खूब सारे जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल आउट कर देगी। तो लोगों के पास क्या आ जाएगा, असेट आ जाएगा, किसके बदले, पैसे के बदले, ठीक है। तो जब तक आपके पास पैसे होते हैं ना, आप उसको खर्च करते जाते हो, पर जब आप उस पैसे के असेट बना देते हो तो वो पैसा क्या हो जाता है, कहीं इन्वेस्ट हो जाता है ना। तो वही सिनेरियो होता है कि जब आप सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हो बैंक से, यानी कि जब बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ बेच रही है, सेल आउट कर रही है, तो क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि भाई खरीदने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो जनरल पब्लिक वुड परचेज इट एंड दैट मनी विल गो बैक टू द सेंट्रल बैंक, और इकोनॉमी में पैसों की कमी हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि एक्सेस डिमांड की जो सिनेरियो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ऑपोजिट सिनेरियो चलता है जब डेफिशिएंट डिमांड हो, कि जब भी मतलब कि आपकी इकोनॉमी में पैसे नहीं हैं, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, और जो एक एंटिसिपेटेड डिमांड है उतनी भी पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे सिनेरियो में जो जनरल पब्लिक की सिक्योरिटीज़ है वो आरबीआई खरीदने लगती है। तो उससे क्या होगा कि जब आरबीआई कुछ खरीदेगी तो जनरल पब्लिक को पैसा देगी, और जब जनरल पब्लिक के पास पैसा आएगा तो वो कहाँ लगाएगा, उसको आगे मनी सर्कुलेशन करेगा उसका, ठीक है। मतलब आगे दूसरी पार्टीज़ को सेल आउट करेगा, और कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो यार ये एक ऐसा रेशो होता है जिस पे हर कमर्शियल बैंक को अपनी जो टोटल उसके पास जितना भी कैश फ्लो आया है, जितने भी लोगों ने उसके पास सेविंग्स की हुई है कमर्शियल बैंक के पास, उसमें से कुछ पार्ट उसको निकाल के अलग रख देना होता है, ठीक है। वो अलग पार्ट कहलाता है आपका लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो सपोज ये 20% है ना, और एक बैंक के पास 100 रुपये है, इसका मतलब यानी इन टोटल उसके पास सारे जितने भी सेविंग्स है उसको मिला के 100 रुपये हुए, इसका मतलब उसको इसमें से 20% यानी कि 20 रुपीज़ जो है वो ब्लॉक करके रखने हैं, किसी को भी वो ये पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये जो रेट होता है कि कितना परसेंट आपको अलग रखना है, ये आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है। अब इसमें भी लीगल रिजर्व रेशियो हैज़ ऑल्सो गॉट टू डिफरेंट रेशियोज। पहला है कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो जो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि कमर्शियल बैंक को अलग निकाल के सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है, ठीक है। सो योर कमर्शियल बैंक हैज़ टू गिव लाइक आउट ऑफ दिस एलआरआर यू हैव टू कीप सम विद यू एंड अनदर पार्ट हैज़ टू बी गिवन टू द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो आपको सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है और ये कंपलसरी होता है, ठीक है। अब सपोज आपको 100 रुपये आए हैं टोटल आपके बैंक में एज अ कैश फ्लो, ठीक है। अब उस पर 20% रेट है आपके एलआरआर का, यानी कि आपको 20 रुपीज़ जो है वो अलग निकालना है। उसमें से भी कुछ जो है आपको सीआरआर यानी कि सेंट्रल बैंक को देना है, तो इसमें से भी आपको 10 रुपये किसको देने पड़ेंगे, सेंट्रल बैंक को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यार ये एक ऐसा मिनिमम परसेंटेज होता है पैसों का जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास ही रखना होता है। तो हियर कमर्शियल बैंक
have to own with them, but that's the blocked money. Like you cannot invest it or you cannot lend it to somebody else. तो सपोज ये 10 रुपये हैं, तो आपको 10 रुपये अपने पास ही रखना है, चाहे धरती आसमान अलग हो जाए और चाहे लोग कितना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना चाहें, यू हैव टू हैव दिस अमाउंट विद यू, लाइक विद द कमर्शियल बैंक ऑलवेज, ठीक है। तो दीज आर टू पार्ट्स ऑफ LRR, है ना। वन इज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, एंड अनदर इज स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी जितना भी परसेंटेज है, जैसे कि 20% हो गया, ये 10%, ये 10%, तो ये सब जो है RBI खुद डिसाइड करती है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो हो गया जहाँ पर आपको टोटल इनकम का कुछ पार्ट जो है ब्लॉक करके रखना है, या तो अपने पास या तो आप उसको सेंट्रल बैंक को आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है, ये एक्सेस डिमांड के टाइम पे ज़्यादा होता है, यानी कि आपको 100 रुपये में से 50% अपने पास रखना है। खैर ऐसा होता नहीं है कि यू हैव टू कीप दिस मच अमाउंट विद यू, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर 50 रुपये ब्लॉक कर लोगे अपने बैंक में ही, और फिर थोड़े से आप सेंट्रल बैंक को और थोड़े से अपने पास ही रखोगे, एंड यू आर नॉट सपोज टू लेंड इट फर्दर, इसका मतलब कि आपके पास केवल 50 रुपये बचे जिससे आप जो है आगे प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपका एक्सेस डिमांड का सिनेरियो होता है, तो आपको लाइक यू द बैंक्स आर लेफ्ट विथ लेसर अमाउंट विच इज़ अलाउड टू बी लेंडेड टू अदर पीपल, है ना। और बाकी का जो अमाउंट रहता है वो खुद बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि इंक्रीज हो गया रेट, ठीक है। तो कम अमाउंट रहेगा यानी कि लोग कम लोन ले पाएंगे, और कम लोन लेंगे यानी उनके पास पैसा नहीं होगा, मनी सप्लाई कम होगा, यानी कि इकोनॉमी में जो है वो लोग कम डिमांड करेंगे। द ऑपोजिट सिनारियो हैपन्स विद डेफिशिएंट डिमांड। तो इस टाइम पे LRR कम होता है, यानी कि 10% होगा। इसका मतलब आप 90 रुपीज़ जो है आप लेंड कर सकते हो लोगों को, और जब आप इतना सारा पैसा लोन में दोगे तो लोगों के पास पैसा आएगा और फिर वो डिमांड ज़्यादा करेंगे और डेफिशिएंट डिमांड की सिनेरियो या फिर इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर विद द क्वालिटेटिव मेजर्स। तो इसको ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ही आता है। द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स बोथ आर द पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ओनली। और इसमें फर्स्ट आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यार ये सॉरी मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन का मतलब यहाँ पे है प्रॉफिट, ठीक है। तो जो नेट वैल्यू है किसी सिक्योरिटी की और जिस वैल्यू पे वो सेल हो रहे हैं, सपोज ये 50 रुपीज़ की कोई चीज़ है और इसको आपने 60 में बेचा एक बार, और वही 50 रुपीज़ की चीज़ है जिसको आपने 100 में बेचा एक बार, ठीक है। तो क्या होगा कि ये दोनों का इफेक्ट अलग अलग पड़ेगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट फर्स्ट सिनेरियो में अपनी है 10 रुपीज़, और सेकेंड सिनेरियो में है अपनी टोटल 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्सेस डिमांड का मतलब जब एक्सेस डिमांड होगी तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, यानी कि आपको अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचना है ना। और उसकी जो ग्रॉस वैल्यू है वो बढ़ जाएगी अपने आप, यानी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। एंड वंस थिंग्स विल बिकम महंगे और कॉस्टली, पीपल वुड नॉट परचेज इट, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, डिमांड वो लोग डेफिनेटली अपनी कम कर देंगे, है ना। सेकेंड सिनेरियो आता है डेफिशिएंसी का। तो यहाँ पर आप ये वाले केस को फॉलो करोगे जहाँ पे आपको कम से कम प्रॉफिट कमाना है और कम से कम दाम में बेच देना है ताकि लोगों की डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर जब सिक्योरिटी में डील होगा तो उससे डेफिनेटली कैश पे डायरेक्ट इसका असर पड़ेगा। तो जब सिक्योरिटी कम भाव में बेची जाएगी तो कैश ज़्यादा जनरेट होगा और डिमांड भी ज़्यादा होगी, और जब सिक्योरिटीज़ ज़्यादा भाव में बेची जाएगी यानी कि कैश कम जनरेट होगा और फिर उससे जो है डिमांड भी कम होगी। नेक्स्ट है मॉरल सुएशन। तो देखो मॉरल सुएशन एक बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है जहाँ पर आप सेंट्रल बैंक को देखोगे कि वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स या छोटे छोटे बैंक्स हैं उनको वो प्रेशराइज करेगा कि आप आपके कस्टमर्स को एडवाइस करो, रिक्वेस्ट करो या फिर एनकरेज करो कि वो लोन ना लें। किस सिचुएशन में? एक्सेस डिमांड में, ठीक है। तो क्या होता है कि मेनी टाइम्स व्हेन यू गो टू बैंक एंड दे देमसेल्व्स डिनाई और दे एडवाइज यू टू नॉट टू टेक लोन, सो लाइक दे डोंट वांट टू रूइन देयर ओन बिजनेस। उनको उनको नहीं चाहिए कि उनका बिजनेस कम हो। ये कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको ऊपर सेंट्रल बैंक से प्रेशर आते हैं कि आपको क्या करना है कि लोगों को डिस्करेज करना है कि वो लोन ना लें। अगर वो कम से कम लोन लेंगे तो क्या होगा कि इकोनॉमी में कम से कम पैसा होगा और डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस करा कि यार लोन ले लो, अभी अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो आप जब उनको ऐसे टाइम पे इनकरेज करोगे तो लोन लेंगे, मनी सप्लाई ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा और डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो
तो यहाँ पर भी सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक को डिफरेंट कैटेगरीज दे देता है या फिर कुछ सिलेक्शंस बता देता है कि अगर कोई लोन मांगने आए और वो ये क्राइटेरिया के हुए तभी आप उनको लोन दीजिए, वरना मत दीजिए। सो दिस सिनेरियो अकर्स व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड। जब बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत है इकोनॉमी में पैसे की, तभी आप उनको लोन दो और रैशनलाइज होकर लोन दो, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही लोन दो, ठीक है। तो उसको कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। द डेफिशिएंसी वाले सिचुएशन में क्या होगा कि सेंट्रल बैंक बोलेगा बिल्कुल हाथ खोल के आप लोन दो, जिसको लोन देना है उसको लोन दो, जो मांगे उसको दो, देयर इज़ नो क्राइटेरिया एज सच। तो जब भी सब लोग को और किसी भी टाइम पे लोन मिलेगा ना, तो उनका पैसा ज़्यादा होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा होगा एंड देयर डिमांड विल बी मोर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड. So I have made this table to make this topic easier and even smaller. So if it is helpful you can also make this in your exams, though इतना बड़ा topic एक साथ नहीं आता है, but just for your revision practice आपको ये काम आ सकता है. So that was all about the chapter. This is the part second video and the last video for macroeconomics class 12th playlist, because with this chapter we are done with the syllabus of class 12th macroeconomics. I'll be soon proceeding with the next maybe subject very soon. Also I have uploaded the writing skills video of class 12 and the general formats of writing skills on my channel, so you can check out all of them in the description box. And if you've got any doubt you can ask me in the comment section. Do share it with your friends and family members, and if you found this channel really helpful, so do subscribe to it. Thank you so much.